जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद राहुल सर के साथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CGBSE क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 और इस चैप्टर का नाम क्या है? संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर में आखिर क्या क्या दिया है, हम लोग को क्या क्या जानने को मिलेगा। आज हम लोग इस वीडियो में शक्ति का विकेंद्रीकरण और अपने संसद के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण कि हमारे जो संविधान में है शक्ति को किस प्रकार बांटा गया है, उसका विकेंद्रीकरण कैसे हुआ है। जब सत्ता का केंद्रीकरण होता है तो वह आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाता है और उनकी ज़रूरतों व आकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं मिल पाती है। ठीक है, जब भी शक्ति का केंद्रीकरण किया जाता है तो वह आम जनता की पहुंच से बहुत दूर हो जाता है और उनको वो सुख सुविधाएं उनके पास जो पहुंचना चाहिए वो आम जनता के पास नहीं पहुंच पाता है। वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, केंद्रीकरण नहीं विकेंद्रीकरण हो। अगर सत्ता का केंद्रीकरण होगा तो आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगा, लेकिन अगर उसका विकेंद्रीकरण किया जाए तब यह आसानी से आम लोगों तक पहुंच जाता है। ग्राम, मोहल्ला, शहर, जनपद, जिला और राज्य स्तर पर लोगों द्वारा चुने गए ढांचे और उनके पास निर्णय लेने के अधिकार हो। गांधी जी के स्वराज्य की कल्पना में अधिकतम अधिकार ग्राम पंचायतों को ही दिया गया था। जब गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की स्थापना की थी तो मैक्सिमम जो अधिकार उन्होंने दिया था वो ग्राम पंचायत के पास ही था। स्वतंत्र भारत का संविधान बनाते समय यह विवाद का मुद्दा बन रहा है कि क्या भारत में प्रांत के पास सारी प्रमुख शक्तियां हों और केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश नीति जैसे विषय हो। यह निर्णय लिया गया कि देश की एकता को सुदृढ़ करने के लिए तथा उसमें सामाजिक बदलाव लाने के लिए भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन की जरूरत है। साथ ही साथ यह भी तय किया गया कि प्रांत के स्तर पर कई विषयों पर निर्णय लेने के अधिकार हो। दरअसल भारत को प्रांतों का समावेश का संघ माना जाता है, अतः देश में दो स्तर पर सत्ता का वितरण हुआ। ठीक है, एक केंद्र में, एक राज्य में। दोनों स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों को निर्णय लेने का अधिकार था। सन 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के तीसरे स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। पहले सिर्फ दो लेवल पे था, केंद्र और राज्य पे। फिर 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा हमने एक और लेयर तैयार किया जो कौन सा था? ग्राम पंचायत का था। इस प्रकार हमारा जो सिस्टम बन गया वो 3 लेयर का बन गया, केंद्र, राज्य और ग्राम पंचायत। उसके बाद शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन कैसे हुआ? यह 3 भाग में हुआ। एक तो विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। ठीक है, अगर देखा जाए तीनों अगर किसी एक के पास अगर रहे, विधायिका भी उसके पास रहे, कार्यपालिका भी उसके पास रहे, न्यायपालिका भी उसके पास रहे, तब शासन क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा, उसका मन मानी चलेगा। इसीलिए विधायिका को अलग किया गया, कार्यपालिका को अलग किया गया और न्यायपालिका को अलग किया गया। मैं तीनों को आपको बता देता हूं कि विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है। ठीक है, तो विधायिका क्या है? जो कानून व नीतियां बनाती है उसे विधायिका कहते हैं, और जो उसे क्रियान्वित करती है उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। और इन दोनों के अनुसार जो न्याय दिलाने का काम करती है उसे क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा लोकतंत्र है अपने शक्ति का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में करती है। ठीक है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में प्रत्येक अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र है। विधायिका कार्यपालिका से कोई लेना देना नहीं है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं है, सभी एक दूसरे से स्वतंत्र है तथा उसे किसी अन्य पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन वास्तव में यह संभव नहीं होता क्योंकि तीनों के काम एक दूसरे पर निर्भर है और उन्हें मिलकर ही चलाना पड़ता है। देखो, बोलने के लिए तो सभी क्या है? स्वतंत्र है, लेकिन इनका काम आपस में चलता रहता है। इसी कारण इन तीनों को आपस में मिलकर काम करना होता है। भारत में सीमित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया। यहाँ संसदीय लोकतंत्र है जहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो पूर्ण है पर विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे पर निर्भर है। देखो, न्यायपालिका इन दोनों से अलग है किंतु विधायिका और कार्यपालिका दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि विधायिका का काम क्या है? कानून व नीतियाँ बनाना।
अब भैया जो कानून विधायिका बनाएगा उसी को तो क्रियान्वित कार्यपालिका करेगा। इसी कारण विधायिका कार्यपालिका आपस में जुड़े जुड़े, न्यायपालिका पृथक है क्योंकि ये सिर्फ इसका काम क्या है, न्याय दिलाना इन दोनों के अनुरूप। वास्तव में तीनों जुड़े हुए हैं, लेकिन ज़्यादा अगर देखा जाए तो विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े हुए हैं। इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका का ही अंग होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य भी होते हैं और उसके प्रति जवाबदार होते हैं। ठीक है, अंतिम क्या है इसका, संघीय विधायिका या संसद। संघीय विधायिका को ही क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। ठीक है, संसद को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो पार्लियामेंट भी बोला जाता है। और इस पार्लियामेंट संसद का निर्माण कैसे होता है, राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। और वो 2 सदन कौन कौन से हैं, एक तो लोकसभा और दूसरा क्या है, राज्यसभा। तो मान लो अगर आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आया कि संसद का निर्माण किनसे किनसे होता है, तो संसद का निर्माण राष्ट्रपति और इनके 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। संसद का अगर मेन काम देखें तो कानून बनाना होता है। और यह संसद हमारे भारत में कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। हमारी संघीय विधायिका को संसद का नाम दिया गया है। संघीय विधायिका को क्या नाम दिया गया है, संसद का नाम दिया गया है। यह संसद राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है। भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल संसद का ही हिस्सा है। जो कार्यपालिका है वो संसद का ही हिस्सा है और संसद के प्रति जवाबदेह है। संसद देश की राजनीतिक व्यवस्था की नींव है, जिसमें जनता की संप्रभुता का समावेश एवं सार है। संसद राष्ट्र की क्या है, आवाज़ है। और इस संसद में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कितना, 33% का आरक्षण दिया गया है। मतलब संसद में महिलाओं की संख्या को 33% का आरक्षण दिया गया है कि 33% जो सदस्य है वो कौन सी होंगी, महिलाएं ही होंगी। संसद सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर जनता के द्वारा ही चुना जाता है। संसद में नीतिगत मुद्दे तथा कानून से संबंधित प्रस्तावों और मंत्रिमंडल के प्रस्तावों को विचार विमर्श करके पारित किया जाता है। कोई भी नियम कानून बनाना हो तो यहाँ पे संसद पे उस पर विचार विमर्श होता है, तब उसको पारित किया जाता है। कार्यपालिका के कार्यकलापों पर बहस होती है और इसकी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, ये तो हो गया संसद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा को डिटेल से जानेंगे कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा का काम क्या होता है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा का काम क्या होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आप लोग लर्न विद राहुल सर का चैनल डेली विजिट करते रहिए, आपको इसी प्रकार नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। हम लोग पूरा CGBSE क्लास 10 का सोशल साइंस इस वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।